मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर प्रिंसेस किया को देखते हैं जो कि कई सारे सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वो सभी के सभी एनिमी होते हैं और यहाँ प्रिंसेस किया पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन वो बहुत ही बहादुरी के साथ सभी का सामना करती है। साथ ही साथ यहाँ पर किया के साथ में उसका हस्बैंड होता है। फिर वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वापस से कई सारे सोल्जर्स होते हैं जो उन्हें आपस में घेर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम किया के भाई को देखते हैं जिसका नाम शी होता है और यहाँ पर किया उससे पूछने लगती है कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे मारना चाहते हो। यहाँ पर किया का भाई कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे होते हुए डेड डायनेस्टी मेरे हवाले कर देंगे। यहाँ पर किया का हस्बैंड भी उससे कहने लगता है कि देखो तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है यहाँ की प्रजा के लिए क्या ने क्या कुछ नहीं किया, और तुम्हारी भी तो इतनी मदद की है पास्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और तुम उन लोगों को क्या जवाब दोगे। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, लेकिन ये डायनेस्टी अगर किसी के नाम होगी तो वो मेरे नाम होगी और यहाँ का राजा मैं बनूंगा। इसके लिए किसी को तो मर नहीं होगा। और यहाँ पर अपने सोल्जर को अटैक करने के लिए कह देता है। तो यहाँ पर वो सोल्जर्स एरो को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर किया का हस्बैंड बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो एरोस उसे लग जाती है और वो अपनी जान खो बैठता है। जी यहाँ पर फिर भी हार नहीं मानता और कहने लगता है कि जिस हस्बैंड ने तुम्हारा 7 जन्मों तक साथ देने का वादा किया था अब तो वो यहाँ पर नहीं रहा, लेकिन हाँ वो तुम्हारे हस्बैंड होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभा कर गया। किया उससे कह देती है कि तुम मेरी जान लेना चाहते थे ना, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और किया भी यहाँ पर एक बड़ा सा तलवार उठाकर खुद की जान दे देती है, ताकि अगर नेक्स्ट लाइफ में वो वापस से बर्न हुई तो वो वापस से अपने हस्बैंड के साथ ही मिलेगी, उसके साथ ही शादी करेगी और इस बार उसे अच्छे से ट्रीट देगी। लेकिन यहाँ पर वो अचानक से एकदम से फ्यूचर में आ जाती है, जहाँ पर किया की नींद खुलती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। उसने तो अपनी जान दे दी थी लेकिन वो मरी नहीं है, और अभी जिस जगह पर वो उठी है उसे वो जगह जानी पहचानी सी नहीं लग रही होती। उसे लग रहा होता है कि अभी भी वो शायद से अपने पैलेस में ही है, लेकिन ये जगह उसके लिए बड़ी ही अनजान थी। इतने में ही यहाँ पर सामने से मिस्टर गू आते हुए दिखते हैं। किया उन्हें देखते ही अपना हस्बैंड बुलाने लगती है, लेकिन मिस्टर जू का मूड बहुत ही ख़राब होता है और वो किया पर गुस्सा करने लगते हैं कि रैन तुम्हें क्या लगता है तुम पागल होने का नाटक करोगी और हम में से किसी को सच्चाई पता ही नहीं चलेगा। किया यहाँ पर समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये मुझे रैन क्यों बुला रहा है। तो वो उससे कहने लगती है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर गू उसे कहने लगता है कि हाँ कर लो जितना नाटक करना है। फिर यहाँ पर वो उसे डिवोर्स पेपर दे देता है। क्या यानी कि रैन यहाँ पर उस डिवोर्स एग्रीमेंट को देखकर कहने लगती है कि डिवोर्स, आखिर मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूं। फिर यहाँ पर मिस्टर गू को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि रैन यहाँ पर उसे हस्बैंड क्यों बुला रही है। तो वो डॉक्टर से कहते हैं कि ज़रा इसे चेक तो करना, क्या ये सच में पागल तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये मुझे हस्बैंड बुला रही है। डॉक्टर यहाँ पर उसे चेक करने जाते हैं, लेकिन रैन उसे रोक देती है और अपने से दूर कर देती है और कहती है कि मुझे ऐसे ही कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सेंग डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ। यहाँ पर डॉक्टर कहने लगता है कि लगता है मैडम ने कुछ ज़्यादा ही ड्रामा देख लिया है, इसीलिए अब वो हिस्टोरिकल ज़माने में पहुँच गई है। यहाँ पर मिस्टर गू गुस्से में आकर डॉक्टर से कहते हैं कि देखो कुछ भी हो, अगर ये बीमार है तो इसे ठीक करो और इसे ट्रीट करो और जल्दी से जल्दी इस डिवोर्स पेपर पर इसका साइन ले लो। इतना बोलकर यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है, पर यहाँ पर रैन उसके पीछे जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक देते हैं और उसका चेकअप करने के लिए कहते हैं। लेकिन रैन तो यहाँ पर उसे धक्का मारकर नीचे चली जाती है, जहाँ वो उस बड़े से घर को देखती है। हालांकि उसका पैलेस भी उतना ही बड़ा होता है, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल मॉडलाइज होती है। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हीरे जवाहरात ऊपर क्यों नहीं लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर वो एक वाइन की बोतल भी देखती है, लेकिन मेड उस वाइन की बोतल को उसे हाथ लगाने से मना करती है और कहती है कि समझ में नहीं आता, ऐसे ही किसी भी चीज़ को नहीं छूते, अगर ये गिर जाता तो। लेकिन रैन उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और सोफे पर बैठ जाती है। तो मेड आपस में इशारा करने लगते हैं और यहाँ पर वो दोनों मिलकर रैन को तंग करने लगते हैं। रैन मन में सोचने लगती है कि इस विला की मालकिन तो मैं हूँ, ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर मेड कहने लगती है कि अगर हम किसी की बात सुनेंगे तो वो मिसेस मिया होगी, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर रैन कहती है कि अच्छा तो अब बताना ही पड़ेगा कि आखिर मैडम कौन है। और यहाँ पर मेड्स भी कुछ कम नहीं होती, वो बाकी की मेड्स को बुला लेती है। फिर यहाँ पर उन सभी के बीच में झगड़ा होने लगता है और
मारपीट भी। दूसरी ओर यहाँ पर हम मिस्टर गू के साथ में मिया को देखते हैं जो कि रैन और मिस्टर गू के डिवोर्स के बारे में बात कर रही होती है। दूसरी ओर यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी की सभी मेट्स रैन को अपनी मालकिन मान लेते हैं और हमें समझ आ जाता है कि उस फाइट में कोई और नहीं बल्कि रैन की जीत हुई है। इतने में ही यहाँ पर मिस्टर गू और मिया भी आ जाते हैं। फिर बाद में रैन उसे टी ऑफर करने लगती है। मिया यहाँ पर रैन से कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दिया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने मिस्टर गू को कह दिया है कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे और तुम पर चिल्लाएंगे भी नहीं। रैन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो यहाँ पर उसे एक मेमोरी याद आने लगती है जहाँ पर रैन को तो मिया ने धक्का दिया था स्विमिंग पूल में और वो खुद ब खुद भी उसमें गिर गई थी। तब जाकर यहाँ पर रैन समझ जाती है कि ये कितनी बड़ी चालाक इंसान है। तो वो कहने लगती है कि मिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगी हो? मिया भी यहाँ पर गुस्से में आकर कहती है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो? मन ही मन में रैन बोल रही होती है कि तभी मैं सोचूं कि आखिर मेरे हस्बैंड मुझसे इतना गुस्सा क्यों है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिया कहने लगती है कि लगता है रैन मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो रोने धोने का नाटक करने लगती है। रैन कहती है कि अरे तुम क्यों तकलीफ लोगी, मेरी मेड्स है ना, वो तुम्हें लेकर जाएगी और तुम्हें जान से मार देंगी। यहाँ पर असिस्टेंट डर जाता है और कहता है कि जान से मार देंगी, आप क्या बोल रही हो, आपको पता भी है? तो रैन कहती है कि हाँ, जान से मार देगी, ये छोटी सी चींटी जैसी तो है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट कह देता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। रैन कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, इसे नील डाउन करवाओ और तब तक थप्पड़ मारो जब तक मैं रुकने को ना कहूँ। और सभी के सभी मेट्स उसके पास चले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर गू के हाथ से वो चाय का कप गिरने वाला होता है। तो रैन उसे पकड़ तो लेती है लेकिन वो खुद ही गिरने वाली होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर गू से पकड़ लेते हैं और वो दोनों ऐसे घूमने लगते हैं जैसे पास्ट लाइफ में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। रैन भी यहाँ सोचने लगती है कि आखिर ये सारे बदलाव मेरे हस्बैंड में आए कहाँ से। यहाँ पर वो उसे डिवोर्स के बारे में याद दिलाता है जहाँ पर रैन उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिस्टर गू उसे याद दिलाते हैं कि तुम तो कह रही थी कि तुम थैंक्स ग्रुप की प्रिंसेस हो, और वो उसे खींचकर ऊपर ले जाते हैं जहाँ पर वो न्यूज़ चालू कर देते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ में थैंक्स ग्रुप के बारे में बताया जा रहा था। तो यहाँ पर मिस्टर गू सब बोलने लगते हैं कि तुम तो कह रही थी ना कि तुम यहाँ की प्रिंसेस हो, तो ज़रा वहाँ तो देखो। और यहाँ पर जब जैसे ही वो देखने लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अपने हस्बैंड और उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद आ जाता है और वो लोग यहीं पर रहा करते थे और ये सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर वो पास्ट में भी चली जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन किया उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि किया की डायनेस्टी और पड़ोस की डायनेस्टी में वॉर होने वाला था। तो किया यहाँ पर अपनी जान की गारंटी नहीं दे सकती थी कि वो बच भी पाएगी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड उससे कहने लगता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जल्द ही लौटोगी और एकदम सुरक्षित, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस भी प्रिपेयर कर दिया है, साथ ही साथ वेडिंग गाउन भी। यहाँ पर किया उसके इस पॉजिटिव साइड को देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर वापस से हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर किया सोचने लगती है कि मुझे तो लग रहा था कि मुझे आफ्टर लाइफ में मेरे हस्बैंड का साथ मिलेगा, लेकिन लगता है कि मैं फ्यूचर में आ चुकी हूँ जहाँ पर मैं अकेली हूँ और ये तो मेरा हस्बैंड ही नहीं हो सकता। यहाँ पर मिस्टर गू किया यानी कि रैन से कहने लगते हैं कि देखो, जितना जल्दी हो सके हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, यही हमारे लिए ठीक रहेगा, वरना हम दोनों एक दूसरे का टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। किया यहाँ पर उससे कहने लगती है कि टाइम वेस्ट और डिवोर्स ठीक है। यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि ये तस्वीर में जो भी कुछ दिख रहा है वो सच में मैं ही थी और वो मेरी ही चीज़ें हैं। और फिर वो कह रहा होता है कि अब बस भी करो, कितना झूठ बोलोगी, वो भी हिस्टोरिकल चीज़ों को लेकर। फिर यहाँ पर किया यानी कि रैन यहाँ पर बो डाउन करती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा था कि तुम मेरे रियल हस्बैंड होंगे, लेकिन मुझे बस कुछ समय दो, मैं यहाँ पर नई नई आई हूँ और मैं इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लूँ, उसके बाद हम दोनों डिवोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर मिस्टर गू मन ही मन में सोचने लगता है कि अब ये कौन सी नई चाल चलने वाली है और उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 6 मंथ का टाइम देता हूँ। यहाँ पर रैन भी कहती है कि हाँ, जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती मुझे तब तक तुम्हारा साथ चाहिए। मिस्टर गू भी राजी हो जाते हैं और कहता है कि 6 मंथ तक कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी मत करना, वरना ऑन द स्पॉट डिवोर्स में मैं साइन कर दूंगा और ज़बरदस्ती तुमसे भी साइन करवा दूंगा, तब तक मैं तुम्हें 6 मंथ का मौका देता हूँ। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आता है जो कि उसे एक ऑक्शन के इवेंट के बारे में बताने लगता है। रैन को लगता है कि उस ऑक्शन में उसकी भी चीज़ें होंगी, तो वो वहाँ पर जाने के लिए मिस्टर गू से कहती है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू
उसे मना कर देते हैं। रैन कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, माना कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो, लेकिन तब तक तो तुम मेरा साथ दे ही सकते हो। लेकिन मिस्टर गू उससे कहने लगता है कि तुम वहाँ जाकर प्रॉब्लम खड़ी कर दोगी। तो रैन यहाँ पर एक चाकू उठा लेती है और बोलती है कि मैं अपने हाथ को काट कर दिखाना चाहती हूँ। वो ब्लड धरती पर गिरेगा और अर्थ ही प्रूव रहेगा कि मैं सच में वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूँगी। और वो ऐसा करे इससे पहले ही यहाँ पर वो उसके हाथ से चाकू को छीन लेता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और मिस्टर गू भी नर्वसनेस में आकर उसे हाँ बोल देता है। और तो और रैन भी यहाँ पर वादा करती है कि वो कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर गू चला जाता है। तो रैन कहने लगती है कि दिखने में तो ये एकदम मेरे हस्बैंड जैसा दिखता है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही ख़राब है और इसका सोल भी। मेरा हस्बैंड तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ना जाने मेरे हस्बैंड का सोल किसकी बॉडी में हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर रैन जब अपने रूम में होती है तो वहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए गाउन्स लेकर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर गू ने उस इवेंट में आपको इनमें से कुछ चूज़ करने के लिए कहा है। फिर बाद में यहाँ पर रैन सभी ड्रेस को देखने लगती है और मन में सोचती है कि फ्यूचर में तो लोग बड़े ही अजीब से ड्रेस पहनते हैं। फिर यहाँ पर फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर मिया होती है जो मिस्टर गू से कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता इस बार वापस से ये कोई वल्गर सा ड्रेस पहन कर आ जाएगी जिससे तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती होगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम दोनों खुद ही चले जाते हैं और उसे यहीं पर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि मिस्टर गू यहाँ पर कुछ बोले, पीछे से रैन आ जाती है जहाँ पर मिस्टर गू तो उसे देखते ही रह जाते हैं और मिया भी ऐसे रैन का लुक देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिया मिस्टर गू का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहती है, लेकिन रैन बीच में आ जाती है। मिया कहती है कि तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रही हो। रैन कहती है कि ये तो तुम्हें समझना चाहिए ना, क्योंकि अभी भी मैं इनकी वाइफ हूँ, नहीं तो आउटसाइडर तुम्हें इस नए ज़माने के अकॉर्डिंग मिस्ट्रीट बुलाएंगे, तो बेहतर होगा कि तुम उससे दूर ही रहो। और यहाँ पर मिस्टर गू खुद ही चले जाते हैं तो रैन भी यहाँ उनके पीछे चली जाती है, जहाँ पर मिया बहुत ही गुस्से में आ जाती है। जहाँ जाने के टाइम पर यहाँ पर असिस्टेंट गाड़ी को रेडी कर लेता है, लेकिन यहाँ पर रैन असिस्टेंट पर चिल्लाने लगती है कि ये क्या है, मैंने तुमसे कहा था कि हमारी सवारी को तैयार करो, तुमने तो ना जाने कौन सा कॉफिन तैयार कर दिया है। तो फिर यहाँ पर असिस्टेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता। असिस्टेंट कहता है कि आपकी सवारी कार ही है, तो मैंने अच्छे से तैयार कर दिया है। बाद में यहाँ पर रैन उस कार के लोगों को देखकर सोचने लगती है, आखिर ये छोटा सा गोल्डन कलर का ईगल तुमने यहाँ पर क्यों लगाया, और ये जिंदा भी है या फिर मर गया है। और यहाँ पर मिस्टर गू को लगने लगता है कि ये अभी भी नाटक कर रही है। और फिर यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं और तो और यहाँ पर वो ऑक्शन में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही पेशल सा पॉल आता है और उसकी बिडिंग शुरू होती है 10 लाख से। यहाँ पर रैन कहने लगती है, इतनी मामूली सी पॉल के लिए ये लोग इतना प्राइस क्यों लगा रहे हैं, हमारे ज़माने में तो ये गरीबों को ऐसे ही बांट दिया जाता था। तो फिर यहाँ पर मिया रैन से कहने लगती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल इस पॉल को छोटी सी चीज़ बुला रही हो। दूसरी ओर यहाँ पर मिया मिस्टर गू से कहने लगती है, क्या तुम ये मेरे लिए खरीद सकते हो प्लीज़। और यहाँ पर वो ऑक्शन में उस पॉल को मिस्टर गू जीत जाता है, जहाँ पर मिया एकदम क्यूट बनकर उसे थैंक यू भी बोलने लगती है। इसके बाद में ऑक्शन का सेकंड थिंग आता है जो कि एक क्राउन होता है, जो कि पास्ट लाइफ में किया के हस्बैंड ने उसे दिया था एज अ वेडिंग क्राउन। तो फिर यहाँ पर किया उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो फिर मिस्टर गू से उस क्राउन को लेने के लिए कहती है। मिस्टर गू कहते हैं कि आखिर मैं क्यों ऐसा करूं। रैन बोलती है कि प्लीज़ इस क्राउन को तुम खरीद लो, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें पैसे देती जाऊंगी। और मिया को समझ आ जाता है कि ये क्राउन अब इसे चाहिए, तो वो जानबूझकर इसका प्राइस 50 लाख कर देती है। तो फिर यहाँ पर किया भी यानी कि रैन भी अपनी साइड से 80 लाख बोल देती है, लेकिन यहाँ पर वापस से मिया जो है इसका प्राइस 1 बिलियन कर देती है। दूसरी ओर यहाँ पर रैन मिस्टर गू से रिक्वेस्ट करती जा रही होती है। यहाँ पर रैन खुद से उसका प्राइस डबल कर देती है, यानी कि 2 बिलियन। मिस्टर गू कहता है कि मेरे पैसे उड़ाते हुए और इसे बंद करते हुए तुम्हें रोना नहीं आता क्या। तो फिर यहाँ पर होस्ट जो है वो आखिरी बार पूछती है कि मिस्टर गू क्या सच में आपको इसका प्राइस डबल करना है। मिस्टर गू भी कहते हैं कि हाँ मेरे पास इनफ पैसे हैं। और यहाँ पर वो क्राउन और साथ ही साथ वो वेरिस रैन को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर रैन उसे लेकर जा रही होती है तो उसे मिया मिल जाती है, जो उस पर चिल्लाते हुए आती है और जो कहती है कि तुम्हें पता भी है इसे कितनी महंगी प्राइस में तुमने खरीदा है और तुमने मिस्टर गू के पैसे बर्बाद कर दिए हैं। रैन यहाँ पर कहने लगती है कि मिस्टर गू ने भी तो तुम्हें ये दिलाया है ना, उसे पैसे की बर्बादी कहते हैं। अपनी वाइफ को कोई चीज़ एज अ गिफ्ट देना पैसे की बर्बादी नहीं होती। और वो कहने लगती है कि ये कितना मामूली सा शादी का जोड़ा है जो तुम यहाँ पर लेकर आई हो, लेकिन जो मैंने लिया है वो प्रेसियस पॉल है
रैन कहती है कि प्रेशियस पॉल, लगता है तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ध्यान से देखो, प्रेशियस पॉल तो मेरे गाउन में लगा हुआ है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका हस्बैंड किया को उस प्रेशियस पॉल के बारे में बता रहा होता है। फिर यहाँ पर मिया रैन से कहने लगती है कि तुम्हारे पास कौन सा प्रूफ है कि ये रियल है या फिर फेक। तो रैन यहाँ पर मिया का पॉल ले लेती है और उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि देखा, ये टूट गया, इसका मतलब ये रियल नहीं है। और इतना कहकर वो चली जाती है, जहाँ पर मिया को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर रैन लॉबी में बैठी होती है। तो फिर वापस से मिया यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर रैन उसे सिस्टर कहकर बुलाती है। मिया कहती है कि बहन बोलने का नाटक बंद करो। फिर मैं तुम्हें पहले की बात याद दिलाना चाहती हूँ। पहले तो तुम मेरी बात बहुत ही सुना करती थी और तुम मेरे पैर की जूती भी रहा करती थी, लेकिन अब तो लगता है तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। रैन भी यहाँ पर मिया से कह देती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है, और वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन मिया उस वेडिंग के जोड़े पर वाइन फेंक देती है और बोलती है कि मेरे साथ ऐसा बदतमीजी करने का यही अंजाम होता है, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर रैन उसे जाने से रोक देती है। तो फिर मिया कहती है कि देखो, मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, वरना मिस्टर गू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रैन कहती है कि वो कौन होता है मुझे रोकने वाला, और रही बात मेरी तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं प्रिंसेस किया हूँ। और यहाँ पर बाद में वो मिया को मारना शुरू कर देती है, जहाँ पर मिया मिस्टर गू को आते हुए देख लेती है। लेकिन यहाँ फटाक से रैन दरवाजे को बंद कर देती है। फिर मिस्टर गू को लग रहा होता है कि कोई तो झगड़ रहा है, और जैसे ही वो लोग दरवाजे खोलते हैं तो मिया उसके पैर के नीचे आ जाती है और कहती है कि देखो, रैन ने मेरी क्या हालत कर दी है। रैन वहाँ से उस वेडिंग के जोड़े को लेकर जा रही होती है। तो फिर मिस्टर गू पूछते हैं कि तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी, और मिस्टर गू यहाँ पर वाइन के निशान को देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। फिर यहाँ पर मिस्टर गू अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैडम मिया को हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। मिस्टर गू कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे कहा ये करने को, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी एक्सपर्ट को चुनो जो कि इस वेडिंग के जोड़े से इस वाइन के दाग को निकाल सके। फिर यहाँ से बाद में वो किया को लेकर चला जाता है और यहाँ पर मिया अकेली रह जाती है। फिर यहाँ पर मिस्टर गू होता है जो कि रैन को कॉरिडोर में लेकर जाता है। रैन कहती है कि तुम क्या इसके बाद मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर गू कहने लगता है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है 6th मंथ का टाइम, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी डिवोर्स तो वो फिर भी ले सकती हो, लेकिन हाँ, तुम याद रखना 2 बिलियन तो तुम्हें फिर भी मुझे पे करना होगा, और वो मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। रैन कहती है कि तुम टेंशन क्यों लेते हो, एक बार मेरी जॉब लग जाने दो, फिर मेरी सारी की सारी सैलरी तुम ही रखते जाना। यहाँ मिया होती है जो उन दोनों को इतना क्लोज देख लेती है और मन ही मन में सोच लेती है कि इस बार तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर वो आंटी ली को कॉल कर देती है। बाद में वो आंटी के साथ बैठकर उनके कंप्लेंट करने लगती है। फिर मिस्टर गू यहाँ पर आ जाते हैं। आंटी यहाँ पर मिस्टर गू को बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम्हारे डैड पास ऑन हो चुके हैं, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी स्टेप मदर लगती हूँ और मेरा भी पूरा हक बनता है इस घर में आने का और ये जानने का कि आखिर क्या चल रहा है। मिस्टर गू यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि मैं किसी बाहर वाले इंसान को अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने से मना करता हूँ, तो फिर मैं भी आपको यही राय दूंगा। फिर बाद में आंटी उससे कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द तुम्हारा बड़ा भाई अब्रॉड से वापस आने वाला है, तो फिर उसके बाद तुम उसके साथ मिलकर अपने बिजनेस को अच्छे से संभाल पाओगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन मिस्टर गू कहने लगते हैं कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि बाहर वाले लोगों को मैं पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने नहीं देता, और बिजनेस भी मेरा एक पर्सनल काम ही है, और मैं किसी बाहर वाली फैमिली के इंसानों को क्यों अपनी चीजें दूं। फिर यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि मैं भी तो देखती हूँ कि तुम मेरी बात कैसे नहीं मानोगे, और यहाँ पर वो कई सारे गार्ड्स को बुला लेती है। साथ ही साथ यहाँ पर मिया चली जाती है मिस्टर गू के पास और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आंटी सही बोल रही है, तुम्हें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। और यहाँ पर हम रैन को देखते हैं जो कि घर की ओर जा रही थी और सोचने लगती है कि मैं ही पागल थी जो उसे 2 बिलियन कह दिया, डबल नहीं बोलना चाहिए था, खाली 5 गुना बढ़ाना चाहिए था। अब आखिर मुझे जॉब कब मिलेगी और मैं उसे 2 बिलियन कब दूंगी। और यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाने लगती है तो गार्ड्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अंदर मैडम आई हुई है और उन्हें पर्सनल बात
करनी है। और रैन समझ जाती है कि हो सकता है कि मेरा हस्बैंड कोई डिफ़िकल्टी में पड़ा हो, तो वो यहाँ पर उसे चकमा देकर अंदर चली जाती है और इन सबको रुकने के लिए बोलती है। यहाँ पर मिया रैन को देखती है और आंटी के पास चली जाती है और यहाँ पर वो आंटी से बोलने लगती है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी ऐसी हालत की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से सबक सिखाएं। दूसरी ओर यहाँ पर आंटी उन सभी गार्ड्स को कहती है रैन पर वार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर रैन एक एक करके उन सभी को अच्छे से सबक सिखाती है और उन सभी को वहाँ से भगा देती है। आंटी यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर अपने बेटे को कुछ समझाने आई थी, लेकिन लगता है कि तुम भी मेरे साथ झगड़ा करना पसंद करोगी। रैन कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, आप मेरी मदर इन लॉ हो, मुझे पता नहीं था। और वो आंटी गुस्से में यहाँ पर मिस्टर गू से कहने लगती है कि अगर मुझे पता होता कि शादी से पहले तुम ऐसी लड़की से शादी कर रहे हो जो मुझे रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दे सकती, तो मैं इस शादी को कभी भी अप्रूव नहीं करती। यहाँ पर मिस्टर गू आंटी को चिल्लाने वाले होते हैं, लेकिन रैन उन्हें रोक देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैंने जो किया वो मेरी गलती थी, क्योंकि मुझे आपके आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर वो मिस्टर गू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद यहाँ पर वो आंटी रैन से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत जल्दी डिवोर्स लेने वाली हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें भी अपनी पोजीशन और स्टैंडर्ड समझ में आनी चाहिए कि तुम हमारी फैमिली के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और तो और वो उन्हें ऊट पटांग बातें बोलने लगती है, जहाँ पर रैन आंटी से बोलती है कि क्यों, अगर मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ तो कौन है? तो आंटी बोलती है कि ऑफ कोर्स मिया। मिया को देखा, वो कितनी ज़्यादा एलिगेंट और क्लासिकल वुमेन है। तो फिर रैन बोलने लगती है कि एलिगेंट और क्लासिकल वुमेन के साथ साथ ये गोल्ड डिगल भी है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जो कि रैन पर चिल्लाती है, लेकिन रैन यहाँ पर आंटी को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आकर मेरे हस्बैंड को धमकी देने की और इतने सारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ बुलाने की। अगर नेक्स्ट टाइम से आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और हाँ, मेरे हस्बैंड से दूर रहोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। असिस्टेंट यहाँ पर मिस्टर गू को कह रहा होता है कि जब से मैडम पानी से गिरी है तब से ना जाने क्यों वो आपकी काफ़ी ज़्यादा चिंता किए जा रही है। मैडम तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। यहाँ पर झगड़ा हो ही रहा था, आंटी चिल्लाई जा रही थी। फिर इसके बाद में हम गैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर गैंडपा को देखते ही रैन पास्ट की बातों में चली जाती है, जहाँ पर गैंडपा उसके सबसे प्यारे गैंडपा हुआ करते थे और गैंडपा हमेशा रैन की यानी कि प्रिंसेस किया की बातें सुना करते थे। रैन को यहाँ पर गैंडपा को देखकर लगने लगता है कि वो उसके गैंडपा है, तो वो उनके पास चली जाती है। यहाँ पर गैंडपा भी उस आंटी पर चिल्लाने लगते हैं, यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन को और उसकी वाइफ को परेशान किया जा रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था। आंटी कहने लगती है कि आप हॉस्पिटल से कब आए? फिर गैंडपा कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं कब का यहाँ पर हॉस्पिटल से आ गया होता और तुम्हें सबक भी सिखाया होता। आंटी यहाँ पर बोलने लगती है कि ये सब कुछ इसकी गलती है। दूसरी ओर यहाँ पर रैन सोचने लगती है कि लगता है मैं इनकी ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ। फिर यहाँ पर मिस्टर गू आते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरे ग्रैंडपा हैं। तब जाकर यहाँ पर रैन समझ जाती है। ग्रैंडपा भी यहाँ पर गुस्से में उस आंटी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, हालांकि आंटी बोल देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर यहाँ पर रैन बोलने लगती है कि आपने ही कहा था ना कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। फिर यहाँ पर आंटी मिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में गैंडपा भी यहाँ पर रैन से कहने लगते हैं कि मुझे लगा ही था कि ये सब कुछ इसकी ही वजह से हो रहा है, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाता। रैन यहाँ पर मिस्टर गू का हाथ पकड़कर कहने लगती है कि नहीं नहीं गैंडपा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मिस्टर गू और मैं एक साथ बहुत ही खुश हैं। गैंडपा कहने लगते हैं कि मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतने ही ज्यादा खुश होते तो अभी मेरे पास मेरा ग्रेट ग्रैंडसन होता। और तो और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि रही बात उस आंटी की और मिया की और तो और मिस्टर गू की भी, मिस्टर गू या इनमें से कोई भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा तो तुम मुझे बता देना, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। और यहाँ पर मिस्टर गू को कुछ बोलने ही नहीं देता। और इसके बाद हम मिस्टर गू को शावर लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू बाहर निकलता है और रैन से पूछने लगता है कि अगर तुम बेड पर सोगी तो मैं कहाँ सोऊंगा। रैन कहने लगती है कि तुम कहीं और जाकर सो जाओ, क्योंकि ये रूम मेरा है तो बेड पर सोने का हक मेरा बनता है। यहाँ पर मिस्टर गू रैन को ग्रैब कर लेते हैं और यहाँ पर वो उससे बोलने लगते हैं कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। तुमने गैंडपा के ग्रेट ग्रैंडसन वाली बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर रैन उसके मसल्स को भी फील करने लगती है और यहाँ पर मिस्टर गू से सुलाए जा रहे थे। रैन कहती है कि मुझे जाने दो वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। और यहाँ पर मिस्टर गू को शर्टलेस करके वो वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में चली जाती है और अपने हार्ट बीट को काउंट डाउन करने की कोशिश करती है। उसका हार्ट बीट
बहुत ही लाउड और बहुत ही फास्ट बीट हो रहा था। इसके बाद यहाँ पर वो ग्रैंडपा के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, आज से मैं ज़्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे बाहर जाना है। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि क्यों, तुम दोनों साथ में नहीं रहते, वीकेंड पे भी क्या तुम दोनों अलग अलग टाइम स्पेंड करते हो। फिर यहाँ पर रैन बहाने बनाने लगती है। इतने में ही यहाँ पर असिस्टेंट आता है, तो यहाँ पर वो असिस्टेंट से उसकी सैलरी पूछती है और रैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर शहर के फ्यूचर में आकर पैसे को अर्न करना बहुत ही मुश्किल बात है। और जैसे ही यहाँ पर वो अपनी सैलरी बताता है तो रैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि उसे सर्व करने के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे मिलते हैं। और रैन के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जहाँ पर जैसे ही मिस्टर गू वहाँ पर आते हैं तो रैन उसके पास बड़े प्यार से बात करते हुए जाने लगती है। मिस्टर गू से कहने लगते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो, और यहाँ पर रैन उसे सजेशन देने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा काम इतना ज़्यादा मुश्किल है इमोशनली और फिजिकली, तो वहाँ पर तुम्हारे पास तो कोई रहना ही चाहिए ना, तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट। और मिस्टर गू यहाँ पर उसके मुंह पर मना करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर गू ऑफिस में थे और यहाँ पर मिया उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई होती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। यहाँ पर रैन आकर उन्हें ऐसे हाल में देख लेती है और कहती है कि माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर तुम अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हो। और वो कमरे से बाहर जाकर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। दूसरी ओर यहाँ पर मिस्टर गू होते हैं, जहाँ पर वो उसे बोलने लगते हैं कि आखिर बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी और तुम्हें क्या काम है। मिया यहाँ पर मिस्टर गू को बताने लगती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम एक न्यू हिस्टोरिकल ड्रामा को प्रमोट कर रहे हो और तुम उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो क्यों ना तुम डायरेक्टर को मुझसे इंट्रोड्यूस करवा दो, क्योंकि अभी तक फीमेल लीड सिलेक्ट नहीं हुई है। तो अगर तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाओगे तो फिर क्या पता कि वो मुझे वहाँ की फीमेल लीड बना दे। तो मिस्टर गू उसे मना कर देते हैं, तो मिया प्लीज़ करने लगती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। तो मिया अपना विक्टिम कार्ड प्ले करती है और इमोशनल हो जाती है और रोने का नाटक करने लगती है कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि बड़ी होकर मैं एक अच्छी सी एक्टर बनूंगी, और तुमने भी तो उनसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन लगता है ये सब पॉसिबल ही नहीं है। तभी यहाँ पर वो बोलने लगता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं डायरेक्टर से तुम्हारी बात करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ से वो नहीं जाती और मिस्टर गू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर मिस्टर गू स्ट्रिक्टली उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। रैन को भी यहाँ पर मिस्टर गू के कैबिन से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होती है, क्योंकि उनके जो ग्लासेस होते हैं वो साइड प्रूफ थे, तो उसे कैसे कुछ आवाज़ आ सकती थी। तभी वो मन में कहने लगती है कि मुझे क्या करना है, ये मेरा रियल हस्बैंड है भी नहीं, मेरा रियल हस्बैंड तो सिर्फ और सिर्फ मुझे डिवोट करेगा, किसी और लड़की को नहीं। एंड यहाँ पर वो चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर हम रैन को देखते हैं जो घर पर बैठी होती है और वो एडवर्टाइजमेंट में देख लेती है कि एक नई हिस्टोरिकल मूवी आने वाली है जो कि प्रिंसेस किया पर बेस्ड थी, और वो लोग फीमेल लीड प्रिंसेस किया को ढूंढ रहे होते हैं जो कि प्रिंसेस किया का रोल प्ले कर पाए, और उसके लिए वो फीमेल लीड को 80 मिलियन मिलने वाले थे और वो ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं और आसपास के उसके जो कलीग्स होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम सिर्फ कमर्शियल एड्स ही करोगी, लेकिन अब तो तुम मेन फीमेल लीड बनने वाली हो, तो हमें मत भूल जाना, हमें तुम्हारी साइड कैरेक्टर में एक्टिंग जरूर देना। दूसरी ओर यहाँ पर रैन आ जाती है, जहाँ पर मिया रैन को देखकर गुस्सा हो जाती है। रैन कहती है क्यों, तुम ऑडिशन देने आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। तभी यहाँ मिया बोलने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है, ऐसे भी मिस्टर गू ने ये ऑडिशन मेरे लिए बनवाया है, तो फिर मैं ही जीतूंगी। और बाद में वो ऑडिशन देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एक स्टाफ उसे दिखती है जिसके हाथ में रैन का हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम होता है। तो फिर यहाँ पर वो अपने मन ही मन में मुस्कुराने लगती है। दूसरी ओर वो स्टाफ आकर रैन को उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम देने लगती है। रैन यहाँ पर उस कपड़े को पहन कर आती है, तो फिर उस कपड़ों में होल्स होते हैं, लेकिन उसे फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता। बाद में यहाँ पर 2 लड़कियाँ होती है जो यहाँ पर रैन को ट्रोलिंग करने लगती है, लेकिन रैन यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और वो दोनों हंसते हुए बोलते हैं कि तुमने तो कभी एक्टिंग सीखी भी नहीं है और आई बड़ी इस मूवी की मेन फीमेल लीड बनने वाली। इतने में ही यहाँ पर ऑडिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सबसे पहले ऑडिशन मिया का होता है। मिया जैसे ही एक्टिंग करना शुरू करती है तो डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और पब्लिक में भी लोगों को उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आती, लेकिन मिस्टर गू ने जो उसे रिकमेंड किया था तो वो लोग यहाँ पर उसकी फेक तारीफ करने लगते हैं। डायरेक्टर यहाँ पर कहते हैं कि हम इतनी जल्दी डिसीजन नहीं बना सकते, हमें ऑडिशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों कलीग्स आती है तो उन्हें साइड रोल दे दिया जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग रैन का इंतजार कर रहे होते हैं, तो फिर मिया उन्हें बोलने लगती है
क्या आप लोग लास्ट कंटेस्टेंट का वेट कर रहे हो? तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर आएगी। मुझे लगता है कि वो डर गई होगी, क्योंकि उसने अपने पास्ट लाइफ में कभी भी एक्टिंग नहीं की। तो फिर ऐसे इमेच्योर एक्टर को आप ले ही नहीं सकते, जिसे एक्टिंग करना ही नहीं आता। तो फिर यहाँ पर सब लोग जाने वाले थे, लेकिन इतने में ही यहाँ पर रैन की एंट्री होती है और रैन यहाँ पर अपना रियल प्रिंसेस किया वाला वेडिंग ड्रेस पहनकर आई हुई थी। सभी लोग उसकी इस रियल ड्रेस को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और उन्हें उसका वो लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी ओर यहाँ पर डायरेक्टर जो है वो रैन को स्क्रिप्ट देने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर जो मिया है वो उसे दूसरा स्क्रिप्ट देती है और जैसे ही रैन यहाँ पर स्क्रिप्ट देखती है तो वो खाली होता है, तो फिर वो स्क्रिप्ट को फेंक देती है। साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर गू भी मौजूद होता है और रैन यहाँ पर एक्टिंग करना शुरू कर देती है। जहाँ पर ये जो एक्टिंग का सीन होता है वो वैसा ही था जहाँ पर प्रिंसेस किया ने अपनी जान दी थी अपने हस्बैंड के लिए, और एक एक करके वो सारी एक्टिंग को करने लगती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उसकी एक्टिंग में घुल मिल जाते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग सचमुच प्रिंसेस किया को ही देख रहे हैं। फिर एंडिंग के सीन के साथ साथ सभी की आंखें भी भर आती है। साथ साथ यहाँ पर मिस्टर गो होता है, जिन्हें पास्ट लाइफ की एक मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर वो प्रिंसेस किया को प्रपोज करने के लिए गया था। और यहाँ पर मिस्टर गो सोचने लगता है कि आखिर ये मेमोरी मेरे दिमाग में कैसे आ गई। दूसरी ओर यहाँ पर सभी लोग रैन की एक्टिंग खत्म होने के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं और डायरेक्टर यहाँ पर रैन को प्रिंसेस किया का रोल देने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर मिया बोलने लगती है, ये तो गलत बात है ना, मैंने सबसे अच्छी एक्टिंग की है और मैं तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कर रही थी, और ये रैन तो ना जाने कौन सी स्क्रिप्ट प्ले कर रही थी जो कि स्क्रिप्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। फिर यहाँ पर रैन उसे सिनेरियो के बारे में समझाने लगती है और कहती है कि तुम्हें जो स्क्रिप्ट दी गई थी वो तो बस शुरुआती की स्क्रिप्ट थी, लेकिन मेरी जो एंडिंग की स्क्रिप्ट थी तो मुझे स्टोरी अच्छे से पता थी। यहाँ पर डायरेक्टर को उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मूवी का ये आखिरी सीन होता है। इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं कि मैं अब किसी और से बहस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। रैन को यहाँ पर प्रिंसेस किया का कैरेक्टर घोषित करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मिया है वो वापस से एक्टिंग करना शुरू कर देती है और वो मिस्टर गू की ओर देखती है। फिर वो रैन से कहती है कि देखना, ये रोल तो मैं ही लेकर रहूंगी क्योंकि मिस्टर गू मेरी साइड है। मिस्टर गू यहाँ पर रैन से बोलने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर मिया की जॉब क्यों खा रही हो। रैन बोलने लगती है, पहली बात, मेरी जो मर्जी होगी मैं वहाँ जाऊंगी, और रही बात इस जॉब को लेकर तो मैं अपनी एक्टिंग स्किल की वजह से मुझे चूज किया गया है। मिया ने इतनी खराब एक्टिंग की, किसी को भी उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई, तो उसमें मेरी क्या गलती है। जाके अपनी स्वीट हार्ट को पहले सिखाओ एक्टिंग कैसे करते हैं। तो फिर यहाँ पर मिस्टर गू बोलने लगते हैं कि स्वीट हार्ट तुम किसे बोल रही हो। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टर मिस्टर गू से कहते हैं कि देखिए, हमारे इस मूवी के लिए रैन फीमेल लीड यानी कि प्रिंसेस किया का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा सकती है, और रही बात मैडम मिया की, तो उन्हें साइड कैरेक्टर का हम रोल दे सकते हैं, वो बहुत अच्छे से निभा लेंगी। और यहाँ पर मिस्टर गू गुस्से में चले जाते हैं, जहाँ पर मिया बोलने लगती है कि ठीक है, मैं इसे अपना रोल देने के लिए रेडी हूँ। वैसे भी तुम नई नई इस इंडस्ट्री में आई हो, तो मैं तुम्हें सफल होता हुआ देखना चाहती हूँ। इसके बाद रैन डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने लगती है और कहती है कि 80 मिलियन से क्या आप मेरा प्राइस थोड़ा बढ़ा सकते हो। डायरेक्टर प्राइस पूछने लगता है तो रैन 200 मिलियन बोलती है, यानी कि 200 बिलियन। लेकिन डायरेक्टर बोलते हैं कि ये जो तुमने प्राइस बोला है वो मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम का भी प्राइस है, जो मैं चाहूँ तो भी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, वरना मूवी ही मुझे बनानी ख़त्म करनी पड़ेगी। लेकिन रैन यहाँ पर मान जाती है 80 मिलियन में ही। यहाँ पर रैन अपने घर पर स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो मिस्टर गू वहाँ पर आ जाता है, तो रैन उसे अपना कार्ड देने लगती है। कहती है कि ये पैसे मुझे डायरेक्टर ने दिए हैं मेरी एक्टिंग के लिए, ये मेरी फीस है, तुम इसे रख लेना और बचे हुए बाकी के पैसे मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें लौटा दूंगी। मिस्टर गू यहाँ पर कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की बहुत ही जल्दी है। फिर यहाँ पर रैन उसे 6 मंथ वाली बात याद दिलाती है और कहती है कि अभी कुछ मंथ बचे हैं। मिस्टर गू कहता है कि हाँ, मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि तुम दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही हो ताकि तुम मुझसे जितनी जल्दी हो सके दूर जा पाओ। यहाँ पर वो रैन को ज़बरदस्ती किस करने लगता है, तभी रैन उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है और कहती है कि कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो तुम, लगता है तुम धीरे धीरे मेरे प्यार में पड़ते जा रहे हो और तुम्हें
पास्ट वाली चीज़ों को लेकर अफसोस हो रहा है। मिस्टर गू कहने लगता है कि प्यार में और तुमसे कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके बाद वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं ग्रैंडपा के साथ। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर मिस्टर गू के लिप्स पर नोटिस करते हैं। तभी मिस्टर गू बोल देता है कि एक्चुअली मुझे एक डॉग ने बाइट कर लिया था। फिर यहाँ पर रैन उसे एक चिमटी काटती है और ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। फिर बाद में ग्रैंडपा को शक हो जाने लगता है कि कहीं तुम यहाँ पर रैन को बुली तो नहीं कर रहे हो ना। लेकिन रैन कहती है कि नहीं, आप इन सारी बातों को छोड़िए, आपको मेरी नई मूवी के बारे में मैं बताने वाली हूँ। फिर यहाँ पर मिस्टर गू कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें लेने और छोड़ने चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर रैन उसे साफ साफ मना कर देती है। फिर मिस्टर गू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो। रैन कहती है कि मैं कोई नाजुक कली नहीं हूँ जो मैं खुद ब खुद नहीं जा सकती। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर गू अपने मैनेजर को कॉल करके बोलने लगता है कि मेरी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना। अगर सेट पर किसी ने भी उसे उदास करने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर यहाँ पर मैनेजर होता है जो डायरेक्टर को जाकर बोल देता है कि हमें मैडम मिया का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर यानी कि मिस्टर गू ने हमें ये सब करने के लिए बोला है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है और वो कहता है कि मिया का क्यों। फिर मैनेजर उसे बताने लगता है कि डायरेक्टर सर, आपको पता नहीं है, बाहर र्यूमर्स फैल चुकी है कि मिस्टर गू अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हैं और वो मिया के साथ शादी करने वाले हैं। और यहाँ पर मिया आ जाती है और मालकिन की तरह एक सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद यहाँ पर मिया रैन को देखकर बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे इस मूवी में कई सारे सीन्स हैं तो तुम्हें टाइम पर आना पड़ेगा। एक्टिंग तो तुमने अच्छी कर ली क्योंकि तुम एक्टिंग में ड्रामेबाज जो हो, लेकिन बाकी की स्किल्स जो है वो तुम कैसे सीख पाओगी? इसके लिए तो तुम्हें टाइम पर आना पड़ेगा ना। बेटर यही होगा कि तुम अभी यहाँ पर गिव अप कर दो। दूसरी ओर यहाँ पर डायरेक्टर बताने लगते हैं कि मैंने यहाँ पर मार्शल आर्ट के मास्टर को बुलाया है जो तुम्हें कुछ मूव सिखाएंगे और वो तुम्हें मूवमेंट को हमारी मूवी में दिखाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर वो प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर मास्टर सबसे पहले मिया को सिखाते हैं और मिया यहाँ पर सीख भी लेती है और मास्टर उसकी तारीफ भी करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मास्टर रैन को बुलाते हैं लेकिन रैन यहाँ पर जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत स्किल्ड हूँ। फिर यहाँ पर मास्टर को ये ईगो हर्ट कर जाता है और रैन को सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी को तुमने देखा है, तुम कितनी पतली हो और कितनी नाजुक हो, तुम तो यहाँ पर स्किल की एक्टिंग भी नहीं कर पाओगी। रैन कहती है कि एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तो ये सब कुछ पहले से ही आता है। मिया भी यहाँ मास्टर से कहने लगती है कि आप भी ना जाने दीजिए, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी, यहाँ पर तो ये बस नाटक करने के लिए आई है। देखना, डायरेक्टर को भी गुस्सा आएगा और वो इसे निकाल देंगे मूवी से। इसके बाद मास्टर यहाँ पर चला जाता है रैन के पास जहाँ पर रैन उसे अपने पैरों से हल्का सा मारती है तो यहाँ पर मास्टर गिर जाता है और रैन यहाँ पर उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर टाइम आ जाता है शूट देने का और यहाँ पर उसका स्टंट वूमन जो थी वो प्रेजेंट ही नहीं थी। लेकिन रैन बोलती है कि कोई बात नहीं, ये जो स्टंट है मैं खुद ब खुद भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर मिया के मन में एक बहुत ही अच्छी सी प्लानिंग चलने लगती है जहाँ पर वो रैन की हार्नेस के साथ छेड़छाड़ कर देती है और यहाँ पर रैन का एक हार्नेस टूटने लग जाता है जहाँ पर अगर वो गिरेगी तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वो गिरती नहीं है बल्कि एकदम पंछी की तरह उड़कर नीचे आ जाती है। यहाँ पर मास्टर को तो अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं होता और यहाँ पर वो नील डाउन करके रैन को अपनी मास्टर मानने लगते हैं। रैन कहती है कि मैं तुम्हें अपना डिसाइल बिल्कुल नहीं बनाऊंगी क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे लैकिंग्स हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं, अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि रैन ने ये स्टंट कर दिया। फिर बाद में यहाँ पर लंच ब्रेक आ जाता है जहाँ पर रैन खाना खाने वाली होती है लेकिन मैनेजर उसका खाना छीनकर बोलने लगता है कि सबसे पहले मिया खाएगी। फिर तुम मिया खाने को देखकर बोलने लगती है कि मैं ये सब नहीं खा सकती। इतने में ही एक स्टाफ दूसरा खाना लेकर आता है और बोलने लगता है कि मिस्टर गू ने ये 5 स्टार होटल से स्पेशली मंगवाया है ताकि उनकी वाइफ अच्छे से खा पाए। तो फिर रैन मन में सोच रही होती है कि ज़रूर ये मेरे लिए होगा, लेकिन मैनेजर वो खाना जाकर मिया को दे देता है तो रैन को भी गुस्सा आ जाता है। फिर इसके बाद में रात हो जाती है जहाँ रैन गुस्से में बैठी थी और मास्टर उसे अपना मास्टर बनाने की कोशिश कर रहा था और रैन फाइनली मान जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ बैठे हुए थे और ग्रैंडपा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रैन एक
टाइम स्टोन है, अगर तुमने उसे खो दिया तो तुम बहुत ही पछताओगे। और यहाँ पर मिस्टर गू फ्लावर्स का बुके लेकर पहुँच जाते हैं रैन के पास उससे माफ़ी मांगने के लिए। और वो देखते हैं कि जो मास्टर का सीटिंग अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं लगता और उसे लगने लगता है कहीं ये इंसान रैन को प्रपोज तो नहीं कर रहा। फिर वो लोग फटाक से उसके पास चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मास्टर तो उसे अपना ग्रैंडपा बोलने लगते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। तब जाकर असिस्टेंट को समझ आता है कि उन्हें तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मिस्टर गूस से अपने साथ इवेंट में लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर वो लोग इवेंट में आ तो जाते हैं, लेकिन मिया उससे झगड़ा करने लगती है, लेकिन रैन उसके साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करती। इसके बाद में यहाँ पर इवेंट के अंदर जानबूझकर वो आंटी म्यूजिशियन के आने का टाइमिंग चेंज कर देती है, जिस वजह से यहाँ का मैनेजर बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैनेजर यहाँ पर टाइम पर आ पाएगी क्योंकि वो किसी ट्रैफिक में फंस चुकी है। फिर यहाँ पर सभी के सभी बोलने लगते हैं कि हम अपना कीमती वक्त निकाल कर इस इवेंट में आए हैं, लगता है कि इस इवेंट का कोई भी पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर रैन बोलने लगती है कि मैं इस पियानो को प्ले कर सकती हूँ और इस तार को भी, लेकिन यहाँ पर मिया होती है जो उसे अप्रोच करना शुरू कर देती है और दोनों में यहाँ पर शर्त लग जाती है कि जो सबसे अच्छा प्ले करेगा वही जीतेगा। फिर मिया सबसे पहले पियानो को प्ले करती है और सभी को उसका पियानो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगता, लेकिन ओके ओके लगता है। यहाँ पर मिया मिस्टर गू के सामने आ जाती है तो मिस्टर गू उसे अपने सामने से हटा देते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर रैन जो है वो सितार प्ले करना शुरू कर देती है और यहाँ पर सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और तभी यहाँ पर वो उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। लेकिन मिस्टर गू यहाँ पर रैन को लेकर चला जाता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही टैलेंटेड निकली, तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए तुम मुझे बताओ। फिर रैन कहती है कि मेरे बाकी के पैसे अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो ठीक रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट डे वो शूटिंग पर आई होती है, जहाँ पर मास्टर के चेले भी आए होते हैं जो कि मास्टर को मास्टर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उनके मास्टर का भी कोई मास्टर हो सकता है। और यहाँ पर वो लोग रैन पर डाउट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर रैन उन्हें अपनी स्किल दिखाती है, जहाँ पर उसका डाउट सॉल्व हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर वो घर पर आती है, जहाँ पर उसका बैक बहुत ही पेन कर रहा होता है। फिर यहाँ पर एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि शी होता है और ये उसका पास्ट लाइफ में भाई हुआ करता था। और यहाँ पर वो रैन का मसाज करने लगता है, लेकिन रैन जैसे ही आंखें खोलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। और इस लाइफ में जी जो है वो इस बार मिस्टर गू का ब्रदर बनकर आया होता है, यानी कि स्टेप ब्रदर। तो फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और तो यहाँ पर उन दोनों में बहस भी होने लगती है, जहाँ पर जी को अपने डैड की प्रॉपर्टी में हिस्सा, शेयर्स में हिस्सा और कंपनी में हिस्सा चाहिए था। लेकिन मिस्टर गू साफ साफ क्लियर बोल देता है कि तुम्हारा इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है, कंपनी को मैंने आगे बढ़ाया है और ये सारी चीज़ें डैड ने खुद बनाई हैं और ये सब कुछ मेरे नाम पर जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। और यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा फाइट करना शुरू कर देते हैं और रैन की वजह से वो लोग रुक जाते हैं। इसके बाद में रैन यहाँ पर सो रही थी, उसे पास्ट लाइफ का सपना आने लगता है जहाँ पर उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और वो समझ जाती है कि इस लाइफ में भी मिस्टर गू ही उसके हस्बैंड है। और स्टार्टिंग की फीलिंग्स थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पर वो डर के मारे उठती है। मिस्टर गू यहाँ पर उसे कंसल्ट करने लगते हैं, रैन इमोशनल होकर रोने लग जाती है। मिस्टर गू कहते हैं कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वो मेरा स्टेप ब्रदर ही है और मैं उसे ब्रदर का टैग भी नहीं देना चाहता हूँ, उसे तो मैं अपने बाएं हाथ से ही झेल लूंगा। इसके बाद दूसरे दिन जी रैन के उस स्टोर में चला जाता है जहाँ पर वो लोग और मास्टर मिलकर सभी लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते हैं, जहाँ पर जी को ये सारी चीजें सीखनी थी, लेकिन रैन मना कर देती है। फिर बाद में जी मास्टर के सामने बहुत सारे पैसे निकालता है, जहाँ पर मास्टर उन पैसों को देखकर लालची हो जाता है, क्योंकि उसे इस कंपनी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी थी और वो नॉर्मली वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो रैन को समझाने लगता है और रैन उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद में जब वो ट्रॉली बैग लेकर आ रहा होता है तो वो जानबूझकर खुद ब खुद नीचे गिर जाता है ताकि रैन को उसके लिए बुरा लगे और वो आकर उसकी हेल्प करने लगे। पर रैन को उसे गिरता देख पास्ट की बातें याद आने लगती है कि जी और वो पास्ट लाइफ में कितने ज्यादा क्लोज थे एज अ ब्रदर एंड सिस्टर। फिर बाद में यहाँ पर जी उससे मदद मांगता है कि ये मेरे भाई ने ही मेरे पैर को तोड़ा हुआ था, इस वजह से मैं अभी तक हील नहीं हो पाया हूँ, तो मुझे लगा कि सिस्टर इन लॉ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। रैन कहती है कि पहली बात मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाना बंद कर दो, तुम्हें ये हक किसी ने भी नहीं दिया है, और रही हेल्प की बात तो खुद ब खुद उठ जाना। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो गेट बंद करने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि मिस्टर गूस के रियल हस्बैंड है ही नहीं। यहाँ पर जाओ नाम का एक आदमी आता है जो रैन को अपनी वाइफ बुलाने लगता है और उसे पास्ट की सारी बातें बताने लगता है। रैन यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही मेरे हस्बैंड हो, और वो उसे प्रूफ देता है। यहाँ पर रैन कहती है कि तुम तो किसी और की बॉडी में हो और बाकी के सभी लोग तो अपनी अपनी ही बॉडी में है। तो फिर वो
कहता है कि हाँ, मेरी बॉडी बदल चुकी है और मैं अपनी बॉडी में वापस आ सकता हूँ अगर तुम मिस्टर गू को मार दो तो। फिर यहाँ पर रैन उस आदमी को मारने की बात सुनकर काफ़ी घबरा जाती है। फिर बाद में रैन यहाँ मिस्टर गू से मिलती है। इसके बाद में रैन वहीं खड़ी होकर सोचने लग जाती है। मिस्टर गू से बोलने लगते हैं कि इतनी रात हो गई है, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर किसी ने तुम्हें कुछ कर दिया तो चलो मेरे साथ घर पर। लेकिन रैन यहाँ पर घर जाने से साफ साफ मना कर देती है। मिस्टर गू को लगने लगता है कि कहीं जी नहीं से कुछ कहा तो नहीं होगा। रैन उससे बोलने लगती है कि इतना टाइम हो गया है, तुमने कभी मुझ पर शक नहीं किया कि मैं तुम्हारी रियल वाइफ हूँ ही नहीं? यहाँ पर गू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो रैन उसे सारी बातें बताने लगती है। मिस्टर गू से कहने लगता है कि हाँ माना, तुम प्रिंसेस किया हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा फेक हस्बैंड रहूँगा, मैं ही तुम्हारा रियल हस्बैंड हूँ। मुझे थोड़ी मेमोरी याद है लेकिन मुझे पूरी नहीं याद है। रैन यहाँ पर उसके साथ में झगड़ने लगती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जी आ जाता है अपने गार्ड्स को लेकर और कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये कंपनी किसके नाम होगी और तुम्हें आज कौन बचा सकता है। तो फिर बाद में वो मिस्टर जी से बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे बड़े भाई हो तो याद रखो तुम्हारा छोटा भाई हूँ मैं, हमारा थोड़ा तो ब्लड सेम ही होगा, तो फिर मैं तुमसे ज़्यादा ही चालाक हूँ। और यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को बुला देता है जिनके हाथों में गन भी होता है और उसके सामने जी के गार्ड फेल हो जाते हैं। फिर बाद में जी वहाँ पर गुस्से से चला जाता है। बाद में वो उसे घर लेकर आता है और उसे घर से बाहर जाने से मना कर देता है। रैन कहती है कि मैं पूरा टाइम घर में बंद नहीं रह सकती। यहाँ पर मिस्टर गू से समझाने लगता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर तभी यहाँ पर असिस्टेंट बुरी खबर लेकर आ जाता है। मिस्टर गू यहाँ पर रैन को घर में ही रहने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं उस इमरजेंसी को सॉल्व करने के लिए। यहाँ मिस्टर गू जी से मिलने जाते हैं। फिर यहाँ पर वो उससे सारी बातें बताने लगते हैं। मिस्टर गू यहाँ पर जी से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि मेरे डैड की मौत किस वजह से हुई थी, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, लेकिन तुम्हारी मॉम यहाँ पर आई थी जिन्होंने मेरे पैरों में रोकर गिराया था ताकि मैं तुम्हें जेल के पीछे ना भेजूं। इस वजह से मैं अभी तक चुप हूँ, लेकिन अगर मैंने पुलिस को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पर वो कहने लगता है कि जाओ दे दो, तुम्हारी मरी हुई बॉडी सारे डॉक्यूमेंट्स देगी या फिर तुम्हारी आत्मा, मैं भी देखना चाहता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे फोटो दिखाता है जिसके अंदर रैन थी जो उस आदमी के साथ ही होती है। जी मिस्टर गू को साफ साफ कह देता है कि कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मेरा आदमी जो है वो रैन के साथ है और वो रैन को चुटकियों में खत्म कर सकता है। बाद में यहाँ पर वो मिस्टर गू को चेयर से बांध देता है। दूसरी ओर यहाँ पर हम रैन को देखते हैं और उस आदमी को देखते हैं जो कि रैन का ब्रेन वॉश कर रहा होता है कि किस तरह से मिस्टर गू को मारना पड़ेगा, तब जाकर उसके रियल हस्बैंड की शोल उसके अंदर आ पाएगी। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसे चेयर से बांधा हुआ था। बाद में यहाँ पर वो रैन को एक चाकू देता है और उसे मारने के लिए कहता है और कहता है कि मेरी जिंदा रहने के लिए उसे मरना ही पड़ेगा, वरना मैं अपनी बॉडी में कभी नहीं जा पाऊंगा और मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद में यहाँ पर रैन उस चाकू को ले लेती है और वो धीरे धीरे मिस्टर गू के करीब जाने लगती है। मिस्टर गू से कहने लगता है क्या तुम सच में मुझे मारना चाहोगी? रैन को यहाँ अपनी सारी पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है जो कि उसने मिस्टर गू के साथ बिताई हुई थी। फिर यहाँ पर बाद में रैन बोलने लगती है कि हाँ, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो कि मेरा हस्बैंड है, उसके अलावा और कोई भी नहीं। फिर मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही करना चाहती हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारी जो इच्छा है तुम कर सकती हो और मुझे अभी के अभी मार सकती हो। और रैन यहाँ पर चाकू जो है वो मिस्टर गू को नहीं बल्कि जी के ऊपर लगा देती है और कहती है कि मुझे अच्छे से पता है ये सारी की सारी तुम्हारी ही चाल होगी, क्योंकि मेरा हस्बैंड कभी भी किसी को भी इतना हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। भले ही वो खुद ही मर जाएगा लेकिन वो किसी भी इनोसेंट लोगों को मरने नहीं देगा। फिर बाद में यहाँ पर जी उस आदमी को इशारे करने लगता है और यहाँ पर बड़ी चालाकी से मिस्टर गू उस रस्सी को काट देता है और यहाँ पर रैन को वो मारने ही वाला था, लेकिन मिस्टर गू आ जाता है जिसके सर पर चोट लग जाती है। तब जाकर मिस्टर गू को अपने पास्ट लाइफ की सारी यादें आने लगती है और वो रैन को एक एक करके उसकी सारी चीज़ें बताने लगता है और रैन को बिलीव हो जाता है कि मिस्टर गू ही उसका रियल हस्बैंड है। दूसरी ओर यहाँ पर जी होता है जो इन ड्रामा वाली चीज़ों को लेकर मजाक उड़ा रहा होता है और कहने लगता है कि तुम दोनों तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो, तुम सभी को मुझे एक रियलिटी चेक देना ही पड़ेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे मारने ही वाला था, इतने में ही यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो जाओ को गोली मार देते हैं और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जो ग्रैंडपा के साथ आए हुए थे। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर जी पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं है और तुम ही इस गेम के सबसे बड़े मास्टर हो। फिर वहाँ पर अपने जितने ग्रेसेस होते हैं वो जी निकालने लगता है और कहता है कि पास्ट लाइफ में भी मुझे मेरी डायनेस्टी नहीं मिल पाई थी और इस लाइफ में भी मैं वापस से पीछे जा रहा हूँ और सिर्फ तुम ही लोगों की वजह से। मिस्टर गू यहाँ पर कहने लगते हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है और वो पास्ट वाली बातें उसे बताने लगते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैन खुद ब खुद गई थी ग्रैंडपा के पास और कहने लगती है कि मैं चाहती
हूँ कि इस पूरी डायनेस्टी का कोई प्रिंसेस या क्वीन नहीं होनी चाहिए, बल्कि किंग होना चाहिए, जो कि मेरा भाई होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि आप ये डायनेस्टी मेरे भाई के नाम कर दो, ताकि वो सभी को इक्वली ट्रीट कर पाए। और यहाँ पर वो ये सारी बातें सुनते ही जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे समझ में आने लगता है कि ये उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसे हमेशा से लगता आ रहा था कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड ही उसके सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन उसकी बहन ने तो उसे सारी चीज़ें पहले ही दे दी थी, जहाँ पर वो चाकू को खुद को ही मार देता है। और रैन यहाँ पर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जी उसे बचाने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं अपनी पूरी लाइफ गिल्ट में ही जीता रहूंगा। इससे अच्छा कि यही है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हारा एक अच्छा भाई बनकर जन्म हूँगा। इसके बाद में हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर रैन और मिस्टर गू वॉक कर रहे होते हैं। मिस्टर गू यहाँ पर रैन से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, इस बार मुझे तुम्हें पहचानने में कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हर लाइफ में तुम्हें सबसे पहले ही पहचानूंगा और तुम्हें परस्यू करूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर इसी सीन के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।